कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस पे मैं आज बात करूंगा। देखिए, जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, तो कमर्शलाइज्ड या जिसको हम मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, वो एक ही बात है, यानी दोनों एक ही बात है। अब ये यानी इसमें एक चीज़ें बेचना और चीज़ें खरीदना, बाइंग एंड सेलिंग ही इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो चीज़ें बेचना और ख़रीदना ये हिस्ट्री में कोई नई बात नहीं थी। और अगरचे जो हमारे पास जो ये मार्केट्स थे, इसमें मनी और मार्केट यानी बुनियादी, कमर्शलाइजेशन में मनी एंड मार्केट ये दो बुनियादी चीज़ें हैं। तो देखिए, ये जो हम इसको कहते हैं कि प्रोडक्शन, फिर इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन, तो ये तो हिस्ट्री में होता चला आ रहा है। और बहुत टाइम तक ये इस मार्केट और मनी के बगैर भी चला। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने से पहले मार्केट्स हिंदुस्तान में मौजूद थे, और मुग़ल पीरियड से यानी सल्तनत से मुग़ल पीरियड में मार्केट्स मौजूद थे। और फिर वो रेवेन्यू डिमांड भी जब कैश में आ गई, तो जाहिर सी बात है इस मनी सर्कुलेशन भी हो रही थी। अब चीज़ें भी तैयार हो रही थी कि मार्केट के लिए उनको तैयार किया जाए। लेकिन इसमें एक बात इम्पॉर्टेंट है जो ब्रिटिश पीरियड में हुई, कि जो ब्रिटेन में यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो उससे क्या यहाँ पे असर पड़ा कि मार्केट्स को अब कंट्रोल करना था, उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट था। यानी सिर्फ हिंदुस्तानी वही चीज़ें प्रोड्यूस करे या बनाए जो कि बरतानिया में ज़रूरत हो। तो अब ये जो मार्केट यानी जो चीज़ें तैयार हो रही थी, ये आउटसाइडर्स तैयार करवा रहे थे और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से तैयार करवा रहे थे। अब पहल तो बड़े जो मतलब जो हिंदुस्तान में चीज़ें बन रही थी, खासकर जो कॉटन पीसेस वगैरह, यहाँ पे जो कपड़े बन रहे थे, उनकी ब्रिटेन में बड़ी डिमांड थी। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पे आया, तो एक कंपेल किया गया कंपनी को कि वो शिफ्ट करे अपना अटेंशन कुछ और चीज़ों की तरफ। यानी अब उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं ब्रिटेन में, जो वहाँ खुद वो बना रहे थे। तो हम देख रहे हैं कि वो अब फोकस कर रहे हैं, बजाय कि वो कॉटन गुड्स या मुख्तलिफ चीज़ें खरीदे, उसके बजाय अब वो उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो ब्रिटेन की यानी बरतानिया की इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत थी। तो उसमें सबसे उनको सेफ लाइन ये लगी थी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ के लिए काम आए। सो एक सेफ लाइन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी, एंड दैट इज़ वाई दे फोकस्ड ऑन इंडिगो जो है, फिर कॉटन, रास सिल्क, ओपियम, पेपर, एट्सट्रा। 9th सेंचुरी में फिर टी एंड शुगर की तरफ वो चले गए। अब देखिए, वो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ को हिंदुस्तानी चीज़ों से कोई कंपटीशन ना हो, और दूसरी बात यह है कि जो चीज़ें वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत थी, तो हिंदुस्तान में लोगों को तैयार किया गया कि आप इन चीज़ों को कल्टीवेशन करें। अब देखिए, ये तो मतलब एक ट्रिब्यूट था जो ब्रिटेन को जा रहा था। अब ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि मतलब हिंदुस्तानी वॉलंटियरली तैयार हो गए, बहुत ज़्यादा तो इसमें यानी फोर्स का इस्तेमाल किया गया। अब वो सिर्फ सिलेक्टेड क्रॉप्स पे वो ध्यान दे रहे थे। फिर उन्होंने उसमें ये जो रेट थी वो लो कर दी। उसके साथ साथ फिर इसमें कोर्शन है ज़बरदस्ती कि आपको ये जो 3 काठिया सिस्टम जो चला आ रहा था, जैसे चंपारण में फिर सत्याग्रह, या उससे पहले जो इंडिगो रेबेलियन होता है, वो तो इसी वजह से कि वो पर्टिकुलर क्रॉप जो उनको ज़रूरत थी, यानी जो क्रॉप उनको ज़रूरत था उस पर वो फोकस कर रहे थे। और फिर इससे वायलेंस भी यानी रिवोल्ट्स हुए। अच्छा, अब देखिए, इससे बड़ी बात क्या हो गई कि कोई लैंड लेबर मार्केट यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ। फिर जो इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस हो रही थी, उनका बराह रास्त हिंदुस्तान पे असर पड़ रहा था। यहाँ से ब्रिटेन को चीज़ें लेनी पड़ती थी, तो यहाँ तो बिल्कुल वो यानी जो वो कीमत देते थे वो ना होने के बराबर था। यानी कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ये होता है कि वो यानी एक तैयार किया गया इंडियंस को, फोर्स का इस्तेमाल किया गया, इन सिलेक्टेड क्रॉप्स वो क्रॉप जो ब्रिटेन में ज़रूरत थी, उनसे कहा गया कि आप इनकी कल्टीवेशन करें। अब ये जाहिर सी बात है, वो आउटसाइडर थे, यानी बरतानिया से वो आए थे, तो उनको इंडिया के साथ कोई हमदर्दी नहीं थी। तो इस वजह से हम देखते हैं कि इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हिंदुस्तान पे पड़ा।
कई बार तो हम देखते हैं कि बैंकरप्ट हो गए वो जो पेजेंट, ये जो काम कर रहे थे। तो बाकी आप जानते हैं कि जो रेबेलियन यानी इसमें पेजेंट रिवोल्ट्स होते हैं इस टाइम में। अच्छा, उसके बाद एक और देखिए, अच्छा इसमें ओवर प्रोडक्शन जब हो गई तो जाहिर सी बात रेट खुद ब खुद डाउन आ गई। अब उसमें जो बाकी जो दुनिया में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही थी उनका इस पर क्या असर पड़ा वो भी इसमें, लेकिन मैंने थोड़ा इसमें वो जो एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जो चीज़ ज़रूरी है उस पर मैंने बात की। उसके बाद एक और जो इसमें बात है वो है जिसको हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ या ट्रांसफर ऑफ फंड्स। तो ये तो ट्रांसफर क्या था कि वन साइडेड, आप इसको कह सकते हैं कि यूनिलेटरल और वन साइडेड ट्रांसफर ऑफ फंड्स, यानी हिंदुस्तान से ब्रिटेन, वहाँ बरतानिया को, ब्रिटिश एम्पायर को पैसा जा रहा था और उसके बदले हिंदुस्तान को यानी हिंदुस्तानियों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा था। यानी यही एक ही साइड से पैसा जा रहा था और इंडियंस को कोई फायदा नहीं हो रहा था। आप जानते हैं कि पहल तो बुलियन यानी गोल्ड एंड सिल्वर जब बंगाल में ट्रेड किया गया तो हमें तो किसी और चीज़ से गर्ज नहीं था, सो उनको वहाँ से गोल्ड एंड सिल्वर ये लाना पड़ता था और उसके यानी एक्सचेंज में वो इंडिया से आर्टिकल लेते थे। प्लासी के बाद ये चेंज हुआ जब उनको रेवेन्यू मिल गया बंगाल का, अब हमारे पैसों से उन्हें हमारी चीज़ें खरीदने शुरू कर दी जब उनको दीवानी राइट्स मिल गए। तो अब देखिए, अब उसके बाद जो हिंदुस्तान का रेवेन्यू है वो यहाँ ही इस्तेमाल किया गया। कंपनी उसको हम कहते हैं कि ट्रिब्यूट इंडियन से कलेक्ट करता था, ये रेवेन्यू ट्रिब्यूट कलेक्ट करता था और ये पॉलिटिकल ट्रिब्यूट ऐसा था कि हमें उसके बदले कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। यानी आप हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें सर्विसेज चाहिए या तो कुछ तो डेवलपमेंट हो वगैरह, तो ये तो एक साइड से पैसे ले रहे थे, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा था। सो अब उसके बाद क्या हुआ कि एक जो कंपनी पॉलिटिकल पावर बनी तो उन्होंने रेवेन्यू पे कब्जा किया, रेवेन्यू हमारे ही चीजें खरीदने में लगा दिया, उससे प्रॉफिट भी वहां ले गए और हमारा रेवेन्यू भी ले गए। सो हम देखते हैं कि फिर ये पैसा बिजनेस में बाद में लगाया। अच्छा, ये जो स्टार्ट होता है इसको पहले हम कहते हैं टेरिटोरियल रेवेन्यू। टेरिटोरियल रेवेन्यू क्या था? जो कि बंगाल से उन्होंने कलेक्ट किया, हमारे यानी फिर ट्रेड में लगा दिया और साथ साथ हम देखते हैं इसके साथ था कमर्शियल रेवेन्यू। कमर्शियल रेवेन्यू था जो हमारा ये पैसा यहाँ ही बिजनेस में लगा दिया तो उससे जो कलेक्शन होती थी वो यहाँ पे कमर्शियल रेवेन्यू में आ जाता है। तो टेरिटोरियल रेवेन्यू और कमर्शियल रेवेन्यू ये दो चीजें जाके वो यहाँ से ले रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि एक हमारा रेवेन्यू यानी एक साइड का रेवेन्यू दूसरे साइड के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। जब उन्हें वारस व्हेन दे स्टार्ट टू वेज वारस अगेंस्ट डिफरेंट इंडियन पावर्स तो उसमें बंगाल का ही रेवेन्यू इस्तेमाल हो रहा था। अब ये सिर्फ ये नहीं था कि टेरिटोरियल रेवेन्यू और ये कमर्शियल रेवेन्यू, हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ इसकी शेप बदलती गई, यानी अलग अलग तरीकों से इन्होंने ये रेवेन्यू यहाँ से यानी हमारा पैसा वो लेके गए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पूरी यानी हिंदुस्तान में वो जंगें कर रहे थे, फिर बाहर गए अफगानिस्तान में, बर्मा में उन्होंने जंगें की तो हमारा पैसा उसमें लगा दिया। उसके बाद आप देखिए एक जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने हमारा पैसा प्लंडर से, ब्राइब से लिया। फिर जो शिपिंग कंपनीज, बैंकिंग फर्म्स, इंश्योरेंस कंपनीज थे वो हमारा पैसा ले गए। उसके बाद एक और इसका था जिसको हम कहते हैं होम चार्जेस। होम चार्जेस में क्या था? जो सैलरीज यानी हिंदुस्तान के जो ऑफिशियल्स ने हिंदुस्तान के लिए लगाए थे, कंपनी के एम्प्लॉयज वो पैसा ले रहे थे, उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह बाद में आता है। जो लंदन में बैठे ऑफिशियल्स वो बरतानिया अंपायर के लिए काम कर रहे थे और पैसा तनख्वाह हमारे यानी रेवेन्यू से वो ले रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लोन्स कंपनी को प्रोवाइड, डिविडेंड्स वगैरह वगैरह जो उसके स्टॉक होल्डर्स थे उनको ये पैसा दिया जा रहा था। तो मुख्तलिफ सूरतों से वो हमारे पैसे ले गए, चाहे वो जंग में उसे इस्तेमाल करने लगे, उन्होंने इन्वेस्ट किया उसे, होम चार्जेस था वगैरह वगैरह। तो ये एक तरह से यूनिलेटरल वन साइडेड फ्लो ऑफ वेल्थ था और उसके बदले हमें कुछ भी नहीं गया। इसको हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी हमारा पैसा लिया जा रहा है और हमें इसका कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। उसके बाद अब देखिए एक और इसमें आता है जिसको हम कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन।
अच्छा, अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या माने हैं? तो ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ के इंडिया के जो क्राफ्ट्स उसमें हुए, हम देखते हैं कि इट वाज द डिलिबरेट ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ कन्वर्टिंग इंडिया फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूस फॉर इंडस्ट्रीज। यानी हिंदुस्तान को एक डिलिबरेटली दानिस्ता तौर पे वो कन्वर्ट कर रहे थे। हिंदुस्तान उस टाइम में दुनिया का एक सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर था जो यहाँ से चीज़ें बन रही थी, तो उसको किस में तब्दील किया गया कि हम उनकी इंडस्ट्रीज के लिए सप्लायर्स बन गए, यानी जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स उनकी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते थे। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूड एंड मार्केट इंडस्ट्रियल डिक्लाइन, यानी लगातार जो बिल्कुल नुमाया थी, जो दिख रही थी इंडस्ट्रियल डिक्लाइन, उसको हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए दो चीजें इसमें हैं, एक तो है जो प्रपोर्शन ऑफ नेशनल वेल्थ जनरेटेड बाय इंडस्ट्री, यानी जो आपके नेशनल वेल्थ का हिस्सा होता है, जिसको उसका जो हिस्सा है उसका एक प्रपोर्शन, यानी प्रपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम जनरेटेड बाय इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री जनरेट करती है। दूसरा जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट आर डिपेंडेंट ऑन इट, यानी आप जो लोग इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट कर रहे हैं, एक तो जो इंडस्ट्री हमको नेशनल इनकम में हिस्सा दे रही है, दूसरा जो लोग इस पर डिपेंडेंट है। तो ये क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। अगर इसमें इंक्रीज हुआ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अगर डिक्रीज हुआ तो ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। अब हम देखते हैं कि शुरू में क्या होता है कि दैट बैलेंस ऑफ ट्रेड विद यूरोप इट वाज इन इंडियाज फेवर, यानी हम उसमें यानी उस हालत में थे कि हमें फायदा हो रहा था, हम इंपोर्ट कम कर रहे थे, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा था, बुलियन हमारे पास आ रहा था। सो उसके बाद हम देखते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल, बाद में ये पेपर और स्पाइसेस बन गया। लेकिन अच्छा, इसमें एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो जो अमेरिका में सिल्वर माइन्स डिस्कवर हो गई थी, तो सप्लाई वहाँ से लगातार इंडिया को आ रही थी, और दैट इज़ वाई कि यूरोप बहुत टाइम तक इसको कंटिन्यू कर पाया, यानी वो हमसे चीज़ें खरीद रहा था और हमें पैसा यानी दे रहा था, बुलियन, गोल्ड एंड सिल्वर। अच्छा, अब यूरोपियंस को जो बड़ा मसला था कि फाइनेंस कैसे करे इस ट्रेड को, सो हम देखते हैं कि इसमें जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसने बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया। यानी जब वहाँ चीज़ें बन रही थी तो नेचुरली उनको इंडिया से चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं थी, या वो कॉस्टली होती थी, या फिर उनकी इंडस्ट्री सस्टेन नहीं करती। अब देखिए प्री 1757 में जो 80 to 90% जो यूरोप ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपोर्ट कर रही थी यहाँ से, उसके बदले हमें वो बुलियन दे रही थी। सो 1795 to 1812 में ये चेंज हुआ गया। हम देखते हैं अब बुलियन के बजाय वो वहाँ से चीज़ें ला रही है, और 33% यानी अब वो जो बंगाल से वो चीज़ें ला रही थे उनके बदले अब 33% वहाँ से वो आर्टिकल ला रहे थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि लगातार इसमें गिरावट बढ़ रही है, यानी हमारी इंडस्ट्री खत्म हो रही थी। सो पहले ये तो इसको हम कहते हैं कि मर्चेंट कैपिटल के जरिए, यानी उन्होंने क्या किया कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ मर्केंटिलिज्म वो हिंदुस्तान की चीज़ें सस्ते दामों खरीद रहे थे, एट चीप प्राइजेस, और फिर वहाँ मतलब एज डियर एज दे कुड, यानी जितना वो हाई वहाँ पे कीमत रख सकते थे वो करते थे। सो नेचुरली जो वहाँ प्रोडक्शन अब स्टार्ट हो गई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, तो जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने इस पे वहाँ पे हंगामा मचा दिया कि हिंदुस्तान से आने वाली चीज़ें इन पर पाबंदी लगानी चाहिए, और जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको रियायतें मिलनी चाहिए। सो एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हमारी चीज़ों को मिलना चाहिए, और जो इंडिया में मतलब प्रोड्यूस हो रहे थे उनका यहाँ ना बंद किया जाए। अच्छा, यही हुआ, यानी 17 देखते हैं हम उसमें इंडियन टेक्सटाइल प्रोहिबिशन उस पर लगाया गया। उसके बाद 1813 में जो ड्यूटी थी कैलिकोस और मसलिन, इस पे ज़्यादा इम्पोज किया गया, यानी हिंदुस्तान से आने वाली चीज़ों को किसी भी तरह रोका जाए ताकि हमारी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिले। अब इसका क्या हुआ, हिंदुस्तान में क्योंकि वो पॉलिटिकल पावर बन गए थे, तो नेचुरली इन्होंने क्या किया कि जो परचेजिंग पावर था मैन्युफैक्चरर्स का उस पर असर डाला उन्होंने, यानी अब उन्होंने डिक्टेट किया कि आप कितने में चीज़ें खरीद सकते हो और कितने में बेच सकते हो। यहाँ बेचने की बात है, यानी कितने पैसों में आप एक चीज़ बेच सकते हो, तो उन्होंने डिक्टेट किया परचेजिंग पावर।
उसके बाद हमारे लोग तो वेवर्स बन गए, फिर उनको एडवांस देने लगे कि हम आपको पैसा दे रहे हैं और आपको इसके बदले में आर्टिकल्स देने पड़ेंगे। अच्छा, फिर उन्होंने उनको कहा कि जो मार्केट प्राइस है उससे बिलो यानी इसको सेल करे। और उसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी धीरे धीरे करके इसमें एक अपर हैंड लेने लगी। सो इसमें देखिए क्या बात थी, एक तो फोर्सेबल रिडक्शन ऑफ परचेजिंग प्राइजेस, यानी आप कितने में चीज खरीदोगे ये आप डिक्टेट करोगे, ये हिंदुस्तान का प्रोड्यूसर अब डिक्टेट नहीं करेगा। फिर हिंदुस्तान के जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते थे उनमें यहाँ पे पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई, फिर वहाँ पे इम्पोर्ट यानी जो कस्टम होता है, तो दोनों जगह टैक्सेस लगाए ताकि उनका प्राइस इतना ज़्यादा बन जाए कि वहाँ कोई इनको खरीदे ना। उसके बाद जो अपनी चीज़ें थी उनका यानी उन पे ड्यूटी ख़त्म की ताकि वो सस्ती चीज़ें यहाँ पे आ जाए। अच्छा, अब जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है वहाँ पे, तो जो वहाँ से चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी उनको इन्होंने एक तो प्रोटेक्शन दिया यानी कस्टम ड्यूटी कम की, और दूसरा वो था कि मतलब वो ज़्यादा फिनिश्ड थे, इसी तरह मशीन मेड थे, और फिर जल्द यानी इजीली और मतलब वॉल्यूम में ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन थी। तो नेचुरली हमारी इंडस्ट्री उसके लिए तैयार नहीं थी कि उसका मुकाबला करे। यानी दोनों तरह से अपनी चीज़ों के लिए उन्हें राह हमवार की और हमारी चीज़ों के लिए राह मुश्किल कर दी, और साथ साथ मतलब हमें ये कहा गया कि आप कितने पैसों में बेचोगे और क्या आप प्रोड्यूस करोगे। तो इसमें आप देखिए कि टैरिफ रेट हमारे पे बड़ा लगाया गया। तो आरसी दत्त, मदन मोहन मालवीय, उन्होंने ये बड़ा इस पे यानी जो मैनचेस्टर में प्रोड्यूस होता था वगैरह वगैरह उसका डाटा जमा करके एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कि ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इसमें बड़ा डिबेट है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था या नहीं था, तो बहुत सारी व्यूज है, बिपिन चंद्रा, मॉरिस डी मॉरिस वगैरह वगैरह, और डिबेट है। तो कंसेप्चुअल इसमें समझने की जरूरत है। नेक्स्ट पार्ट में अब हम इसमें बात करेंगे एक और टॉपिक पे, आज इसी पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।